स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे जेके पेपर के प्रेसिडेंट एएस मेहता जी से। जब कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, नतीजे बहुत ही शानदार है, हर फ्रंट पे बीट है, जो बाजार की उम्मीद थे उससे बेहतर है। तो आगे का रास्ता क्या है और कैसे इतने अच्छे नंबर आए, इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियाँ। बेहद सीमित दायरे में बाजार में कारोबार, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, दिन की ऊंचाई से निफ्टी बैंक करीब 350 अंक फिसला, मिड कैप इंडेक्स में भी कमजोरी। मेटल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स शेयर्स में खरीदारी, हालांकि आईटी और फार्मा शेयर्स में दबाव। मिड कैप में सीमेंट, होटल, इंश्योरेंस शेयर्स में रौनक। सुस्त बाजार में तेज दौड़ लगा रहे हैं सरकारी बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक 10% ऊपर। पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर्स में अच्छी तेजी। कल एसबीआई से दमदार नतीजों की उम्मीद। अच्छे नतीजों और दमदार मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद अमर राजा 10% ऊपर। लिथियम आयन बैटरी में भी निवेश किया का ऐलान। उधर एक्साइड भी 8% उछला। और दिल्ली में कल से 5वीं तक के स्कूल बंद। डीजल गाड़ियों पर भी लगा बैन। बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार का फैसला। बाजार पे नजर डालिए। एक बहुत ही सीमित दायरे में या सुस्त कहें, जो हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे थे, उसी चल रहा है। ग्रीन में इस वक्त निफ्टी देखिए आप, 2-3 पॉइंट का ग्रीन। तो जो एक पैटर्न बना हुआ है 10 साढ़े 10 से लेकर अब तक, वो एक बहुत ही एक सीमित रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है 100 पॉइंट करीब ऊपर से नीचे आया है। तो ये भी एक सीमित दायरे में ही, जब से ऊपर से हुआ नीचे, उसके बाद से लगातार उसी रेंज में बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि मंगलवार की छुट्टी, आज शाम की एक बड़ी रिपोर्ट, इन सब के बीच में बाजार अपने आप को छुट्टी के मूड में चला गया, सुस्ती रहे। गाबा जी नमस्ते सर, आप भी तो नहीं छुट्टी के मूड में जा रहे हैं बाजार के साथ? नमस्ते, बिल्कुल छुट्टी के मूड पे ही हूँ। आज तो ट्रेड का एक्चुअली ब्यूटीफुल डे है आज। हाँ। ना करने का ट्रेड ना करने का ना करेगा, फ्रस्ट्रेटिंग डे। हाँ। अब देखिए, निफ्टी देखा जाए तो आज का लो सस्टेन किया 18,000 का, वो लगता नहीं मुझे ब्रीच होगा। हाँ। तो 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट वीक एक अपमूव मिलना चाहिए मंडे को, शायद फिर वेडनेसडे के बाद एक गैप अप मिले, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अब तक वीकनेस नहीं है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आज का लो अगर ब्रीच हो जाता है, बहुत अच्छी चांस है 100 पॉइंट्स के लिए। लेकिन इतना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे में कुछ तो लेकिन करना है सर। अभी तो कुछ स्टॉक बताइए, कोई आइडिया जिस पे कुछ तो ट्रेड करें। अच्छा, इंडेक्स छोड़ दे, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में। हाँ, मुझे पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, यहाँ पर तेजी है, अब मूव मिलना चाहिए। अभी ट्रेड कर रहा है 3287, थोड़ा वक्त दीजिए, ये 3,350 तक जा सकता है मेरे ख्याल से। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 3,240 का, पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त, आई थिंक मैं कहूंगा वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तेजी है यहाँ पर, 8375 पर ट्रेड कर रहा है, 83 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये करीब 86 तक जा सकता है आजकल में। अच्छा, अमर राजा का जो चार्ट दिखाइए, ये जो तेजी वाले हैं ना गावा सर, वो भी मतलब एक ऊपर पकड़ के बैठे हुए हैं बस, और ऊपर नहीं जा रहे हैं। 9.5% ऊपर है। अमर राजा में और बनता है ट्रेड ऊपर की साइड का। देखिए, अमर राजा को देखना कैसे चाहिए, 880 से लगातार 440 आया है, 50% हो गया। अब यहीं से तो एक बाउंस मिला है। आज जो गैप अप खुला है, इसको हम कहेंगे ब्रेकअवे गैप। अब इसमें नीचे अगर नहीं आता तो लगातार कहता है स्ट्रेंथ है, इसमें जो भी शॉर्ट्स होंगे वो ट्रैप होंगे। अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर और भी अपमूव मिलेगा। मैटर ऑफ टाइम, 620 640 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वक्त लगेगा, लेकिन यस दैट्स पॉसिबल। अब ट्रेड कर रहा है 560 में, क्वांटिटी कम कर लें लेकिन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 510 में है। सो 510 और इस रेंज में खरीदारी का मौका रहेगा। फिर एक जब फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, फिर तो 620 640। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL टॉप लूजर है सर, 4.25% नीचे है। गावा सर, HPCL चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? आज तो काफी 9 रुपए करीब नीचे आ गया। हाँ, इनफैक्ट वीक है एचपीसीएल, लगता है वीक है। पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिले, 180 भी पॉसिबल है। 180 सर, बहुत नीचे। यस, वहां पर सपोर्ट बहुत है, इतना कह दूं। वहां नहीं, वहां पर नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर चला जाएगा तो वहां सपोर्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है
मुझे लगता है वहां पर सस्टेन करना चाहिए। फिलहाल तो वीक नजर आता है। 204 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो शायद 190 दिखे, लेकिन 201 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो ब्रीच करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं बनता, ऊपर जाता है तो तब बनता है, आईओसी लेकिन जब 200 ब्रीच कर ले। आईओसी बीपीसी भी नज़र डालती है। ये तीनों ओएमसीज जो है ना, अ, एक मुश्किल के दौर में चल रही हैं। बीपीसीएल में भी देखिए 1.5% 4-5 रुपए की कमज़ोरी, आईओसी में भी। आईओसी दिखाइए, ये देखिए आईओसी भी 68 रुपए पे। सुबह एक कॉलर ने पूछा था तो हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी। दरअसल ऑयल कंपनीज की अंडर रिकवरी बहुत ज़्यादा है और उसको सरकार देगी सब्सिडी के तौर पे या प्राइस हाइज होंगे, कैसे भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अब थोड़ा पेन बढ़ता जा रहा है। गाबा अगर इन तीनों को कंपेयर करें, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, तो इसमें सबसे बढ़िया शॉर्ट तो नहीं बनता, क्योंकि मतलब आप देख के बताइएगा बहुत गिर चुके हैं। तो इसमें क्या बढ़िया बेस्ट ट्रेड क्या बनता है इन तीनों में, लॉन्ग शॉर्ट वट एवर? थोड़ा वीक है ही है। 295 290 जोन आ सकता है। 302 का स्टॉप लगाएं। इंडियन ऑयल की बात करें तो यहाँ पर इसमें वीकनेस ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसको इग्नोर करना चाहिए। तो बाकी बचे दो, बीपीसीएल और एचपीसीएल, दोनों में से कोई शॉर्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। बीपीसीएल बेटर रहेगा क्योंकि एचपीसीएल 200 के करीब है, इसलिए नहीं करना चाहिए, राउंड फिगर है। अजय, राउंड फिगर का कोई चक्कर होता है क्या चार्ट पे? हाँ जी बिल्कुल, 200 में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है कभी कभी। काफी लोग 100 में खरीदेंगे, 150 में खरीदेंगे, 200 में खरीदेंगे, वो एक लेवल बन जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए वहां पर। ओके, ये भी देखिए सीखने वाली बात है कि वो जब राउंड फिगर के आसपास पहुंचे तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं आज जेके पेपर के बारे में। दूसरी तिमाही में जेके पेपर के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 74% की राइज और मार्जिन में उछाल के साथ साथ कंपनी ने अपना कर्ज भी कम किया है। हर फ्रंट पे नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। बातचीत करेंगे कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता जी से। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नतीजे आपके हर फ्रंट पे काफ़ी बेटर देखने को मिल रहे हैं। जिस भी तरीके से जिस भी तरीके से हम लोग देख रहे हैं नज़र, तो बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। I can't hear you. कैन यू हियर मी नाउ सर? I can't hear नीरज। मैं चेक कराता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, और हमारा ऑडियो नहीं जा रहा शायद उनके पास। मैं इसको रिकनेक्ट कराता हूँ सर। गाबा सर, तब तक आप जेके पेपर को देखिए। चार्ट में नतीजे बहुत ही बढ़िया कंपनी ने पेश किए हैं। 394 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट से कारोबार, 1-2 रुपये नीचे, 0.5%। इसका थोड़ा बड़ा चार्ट भी दिखाइएगा। और जैसे मेहता साहब जुड़े मुझे बताइए तुरंत, तो मैं उनके पास जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, 100 रुपीज टू 440 जैसे दौड़ा है। बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इसमें जो भी करेक्शन आए 3 बार आए, वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसका अब भी इस तरह के करेक्शन आता है तो खरीदना चाहिए। सपोर्ट कहाँ है? 360 और 380 के बीच में सपोर्ट है। अगर गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका रहेगा जेके पेपर। चार्ट तो बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया चार्ट है। जब भी 340, 360, 380, ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। ओके मेहता सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब? हाँ जी, आ रही है सर। नतीजे आपके हर फ्रंट पे अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिख रहे हैं। साल दर साल भी हम लोग देख रहे हैं, या हाफ ईयरली भी देखें तो आउट परफॉर्मेंस आपकी हर फ्रंट पे दिख रही है। मुझे समझाइए कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग था ग्लोबली भी, और तमाम जगहों पे देखिए आप पल्प प्राइसेस को भी देखिए या यूरोपियन सिचुएशन को देखिए, लेकिन फिर भी नतीजे आपके काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो थोड़ा समझाइए नतीजों के बारे में सर। देखिए, हमारे नतीजों में 3 फैक्टर हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा कुछ हद तक मैं ये कहूंगा कि एक जेके पेपर की एक यूनिकनेस अब डेवलप हो गई है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोएस्ट है। इंडिया में हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि हमारी अपनी प्लांटेशन की जो स्ट्रेटजी हमने जो 10 साल पहले डेवलप की थी, अब हमारा ऑलमोस्ट 100% हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारे अपने कैचमेंट एरिया में जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं उससे हम सोर्स कर पा रहे हैं। तो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी एक हद तक कंटेन है। दूसरा, हमारी एफिशिएंसी पैरामीटर्स ग्लोबल बेस्ट, अब एक लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, तो हम एफिशिएंसी पैरामीटर में बेस्ट हैं। और तीसरा यह है कि हम जब ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो बल्ब के प्राइसेस बढ़े हैं, चाहे वो यूक्रेन की ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से,
या और दूसरी कमोडिटी प्राइस बढ़ने की वजह से पल्प के दाम बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि हम इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, तो हमें पल्प परचेज नहीं करना होता, क्योंकि हम अपना पल्प बनाते हैं। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत नहीं बढ़ी, कुछ हद तक बढ़ी है, क्योंकि एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो इंडिया में भी बढ़े हैं, कोल की कॉस्ट बहुत बढ़ी है, तो कुछ कॉस्ट इम्पैक्ट आया है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल पेपर प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, क्योंकि दूसरे ग्लोबल फैक्टर की वजह से, तो उसका एडवांटेज हमें मिला है। और वो इंक्रीज लेवल जो पेपर प्राइसेस का हुआ है, वो अभी भी सस्टेन कर रहा है बाय एंड लार्ज, कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी के अलावा। तो इस वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई। दूसरा, हमारा वॉल्यूम बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने जो गुजरात में जो पैकेजिंग बोर्ड की जो फैसिलिटी क्रिएट की थी, जो हमने जनवरी में कमीशन किया था प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट हमारा रैंप अप बड़ा बहुत स्मूथ और फास्ट रहा। एक्चुअली उस मशीन से हम ऑलरेडी 90-95% प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम, एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम गुजरात फैसिलिटी से मिला, और ऐसा ही वॉल्यूम सिरपुर जो हमने एक्वायर की थी आईबीसी कोड में, वहां भी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 85-90% पहुंच गया, तो वहां से भी वॉल्यूम इंक्रीज मिला। तो अगर आप टॉप लाइन देखते हैं तो इट इज 76% जो हायर हुआ, उसमें से 35% तो वॉल्यूम की वजह से और बाकी एनएसआर एंड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। सर, आपने बताया कि बहुत आपको एडवांटेज है, चूंकि आपकी कॉस्ट जो है स्टेबल रहती है, आप एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लेयर है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपका बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने फिर दाम वाम भी खूब बढ़ा लिए होंगे मौके का फ़ायदा देख के कि भाई सब जगह बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ाएंगे और हमको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, जब ग्लोबल पेपर प्राइसेस और पल्प प्राइसेस बढ़ते हैं, हाँ। तो कोई रीजन नहीं है कि हमारे यहाँ प्राइस नहीं बढ़ेंगे। हाँ, आप कुछ हद तक थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे। तो मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट में पेपर प्राइसेस हैं, वो ग्लोबल प्राइसेस से कम रखे हुए हैं। हम ग्लोबल प्राइसेस के एट पार नहीं रख रहे हैं, हम उसको कम ही रख रहे हैं। एक और डिसेंट प्रॉफिट अगर मिलता है, देखिए ये एक बहुत सिंपल फंडा है कि अगर ग्लोबल पेपर और पल्प के प्राइस कम होते हैं तो मुझे कम करने पड़ते हैं। तो जब अगर बढ़ता है और हायर लेवल पे रहता है, नहीं है कि मैं कम रखूं यहाँ। बिल्कुल वाजिब सर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर तो यही सब चाहते हैं कि आप बढ़ाते रहें। आपने कहा कि आपको वॉल्यूम का बहुत फ़ायदा मिलता है और गुजरात प्लांट से मिला। मैं इंडस्ट्री वाइज समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि ये इतनी ज़्यादा डिमांड इस समय पेपर की, जिस सेगमेंट में आप हैं पैकेजिंग, कहाँ से आ रही है? देखिए, जो डिमांड आ रही है अभी, एक राइटिंग प्रिंटिंग कैटेगरी है और ऑफिस कैटेगरी है, एक पैकेजिंग कैटेगरी है। तो जब राइटिंग प्रिंटिंग की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जितना पब्लिकेशन होना है वो सब अभी होना है। मतलब जनवरी 2023 के पहले पब्लिकेशन सारा और प्रिंटिंग होनी है, टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, सब चीजों का। तो इसलिए प्रिंटिंग पेपर की डिमांड काफी बढ़ी हुई है अभी। और पैंडेमिक के बाद जब एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर शुरू हो गया तो ऑफिसेज सब खुल गए, तो ऑफिस पेपर की डिमांड भी बढ़ गई। तो देखिए, इन दो कैटेगरी में मोर और लेस प्री कोविड लेवल की डिमांड अब आ गई। एक ये फैक्टर हुआ, क्योंकि कोविड के पीरियड में और प्लास्टिक सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेजिंग पेपर की डिमांड सब्सटेंशियली बढ़ गई। मतलब उसकी तो डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है। पर्टिकुलरली आप अगर कंटेनर, फूड कंटेनर या पेपर कप, पेपर ग्लासेस, पेपर स्ट्रॉ, इसकी अगर बात करें तो मल्टीप्लाई हो रही है। इनफैक्ट पेपर स्ट्रॉ का पेपर जो हम 100 टन महीने का बेचते थे, उसकी जगह में 500 टन बनाना पड़ रहा है। कप स्टॉक जो हम बेचते थे उसको काफी मल्टीप्लाई हो गया। पेपर बैग जो हम लोग मुश्किल से 100 टन बेचते थे, उसकी जगह 600 टन बेचना पड़ रहा है। तो ये कई सारे फैक्टर आ गए हैं जिसकी वजह से डिमांड एक सब्सटेंशियली बेटर हुई है पैकेजिंग एरिया, और वो कंटिन्यू करेंगी और रादर और बढ़ेंगी। मेहता सर, ये बताइए कि आपने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी और अब स्कूल खुल गए, ये कितनी बड़ी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बच्चे क्या वो टैब वैब लेके पढ़ने लगते हैं आजकल ऑनलाइन, और जो ऑफिसेज में भी डिस्करेज करते हैं भाई प्रिंट आउट मत लेना, आपने मोबाइल पे ही देख लो आप।
फिर भी इतनी डिमांड बढ़ रही है, ये मतलब समझाइए थोड़ा, साइज ऑफ इंडस्ट्री क्या बन ये, रहा है। जो आप बात कही आपने कि बच्चे टैब लेके घूमते हैं या स्कूल हाँ में डिजिटल क्लासेस हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, हाँ मैं आपको बता दूं कि इसकी कई सारी स्टडीज हैं हाँ और कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं। इसमें एक क्लियर चीज सामने आई है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे अपने यहाँ हो। बच्चे का रिटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन जितना हार्ड कॉपी और पेपर से होता है उतना ऑनलाइन नहीं होता और डिजिटल से नहीं होता, क्योंकि वो उसको उस तरह से उस कंसंट्रेशन से नहीं समझ पाता। तो एक ही रीजन है कि अब जो बेसिक चीज है उसके लिए आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक ही पढ़नी पड़ेगी। और स्कूल में जब बच्चा जाता है तो टेक्स्ट बुक तो उसको लेनी पड़ेगी, कुछ रेफरेंस मटेरियल वो ऑनलाइन और नेट से देख सकता है या ऑनलाइन देख सकता है, लेकिन बुक तो उसको चाहिए। जब तक होमवर्क नहीं करेगा बच्चा तो लिखना भूल जाएगा, तो उसको कुछ होमवर्क के लिए नोटबुक चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, अदरवाइज तो कुछ सालों बाद आप और हम ये समझेंगे कि लिखना याद भी है या नहीं है। अरे मेहता सर, राइटिंग खराब हो गई, पेन से लिखने में हाथ दर्द करने लगता है, वो तो आदत छूट गई है। ये चीज अब तो रिवर्स होनी है, हाँ। क्योंकि लिखना भी शुरू करना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम कम्युनिकेशन की बात करें तो राइटिंग कम्युनिकेशन एंड द आर्काइविंग, जो किसी चीज का जो स्टोरेज होगा, इनफैक्ट हमें तो कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो बोलते हैं कि सर ऐसा पेपर बनाइए जो 100 साल तक चले, जो 200 साल तक चले। क्योंकि हम किसी चीज को अगर स्टोरेज और आर्काइव रखना चाहेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क या आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप कितने साल रहेंगे पता नहीं अभी। आई मीन पीपल हैव नो काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कि इस मीडिया में जो स्टोरेज रखा जाएगा वो मिलेगा भी सही कि नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं सर आप। एक तरफ क्लाउड और पता नहीं क्या क्या सब डिजिटल करो, उस पर डालो, और दूसरी तरफ पेपर का जो हमारी लाइब्रेरी है, जो घर पे हम लोगों की लाइब्रेरी होती है, उसका अपना अलग एक चार्म होता है। अच्छा, जनरली एक पेपर कितने साल चलता है सर? अगर वो ऐसे लोग करें 200 साल, जो नॉर्मली कितने साल चलता है? देखिए, जो नॉर्मल पेपर जब आप यूज करते हैं तो उस पेपर की लाइफ तो 50 साल, 100 साल, 25 साल उस तरह की लाइफ होंगी। हाँ। अगर आप बार बार उसको पलटेंगे, कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन 50-100 साल तक तो पेपर कोई भी चलेगा। और आप अच्छा पेपर ऐसा चाहते हैं कि जो कोई ऐसे आर्काइव में कि शास्त्रों में या किसी अच्छी बुक में रखना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे पेपर है जो 200 साल, 300 साल, कुछ नहीं होता उन पेपर को। सर एक चीज, फिर इसी चीज को हम लोग इसको डिजिटाइज करते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी नई बन रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, किताबें खूब छप रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, ऑफिस, ये एडिशनल कितनी वैल्यू आपके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे बन रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अगर आप मुझे समझाएं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब होने की वजह से हाँ। डिमांड प्री कोविड लेवल के ऊपर आ गई। जो 30-35% ड्रॉप हो चुका था पेपर का जो साइज ड्यूरिंग द पैंडेमिक 2021 एंड 21-22 दो फिस्कल ईयर में, वो अब मैं ये कहूंगा कि ये करीब करीब वापस प्री कोविड लेवल के लेवल पे आ गया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड देखिए, इंडिया तो बहुत अट्रैक्टिव मार्केट रहेगा पेपर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबली पेपर इंडस्ट्री की ग्रोथ 1 या 2% रहेगी, लेकिन इंडिया तो अभी भी 5 से 6% ग्रो करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सर डेट इस समय कितना है और कितना उतार दिया आपने? देखिए, लास्ट मार्च में हमारा नेट डेट करीब करीब ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल 2500 करोड़ था। और अभी अगर इस साल देखेंगे तो 2000 से नीचे हो जाएगा। 2000 के जी। सर एक क्वेश्चन इंडस्ट्री वेटरन के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अखबार वाले लोग हैं ये बहुत परेशान रहते हैं कि वो न्यूज़ प्रिंट के दाम कमी नहीं हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री के हिसाब से बताइए उसमें क्या चल रहा है? देखिए, क्योंकि हम न्यूज प्रिंट में नहीं है, हाँ। तो मैं बहुत ज्यादा उस पे नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन क्योंकि पेपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं तो कुछ जो नॉलेज में जो चीजें आती हैं, देखिए ये सारा इकोसिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में हमको सोचना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री आज से 1 साल पहले जब प्री बजट के लिए हम डिस्कशन में गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने ये कहा था कि देखिए, न्यूज प्रिंट पेपर के दाम ग्लोबली इतने सस्ते हुए और वो यहाँ डंप कर रहे थे,
वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी सस्ता पेपर यहाँ मिल रहा था। तो सारे हमारे न्यूज़पेपर वाले जो भाई लोग हैं, वो ऑलमोस्ट 50-60% इंपोर्ट कर रहे थे। तो न्यूज़ प्रिंट के जो लोकल प्लेयर हैं, उन्होंने क्या किया, वो लॉस कर रहे थे, उन्होंने मशीन्स को कन्वर्ट किया या उन्होंने मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की और उन्होंने दूसरा पेपर बनाना शुरू किया। तो देखिए एक डिसेंट प्राइस हमेशा रहनी चाहिए, तो वो लोकल इंडस्ट्री सरवाइव करे। जब आप लोकल इंडस्ट्री को ऐसा इस स्टेज पे लाके खड़ा करेंगे कि वो मर जाएगी, तो फिर क्या होगा, आप लोकल सप्लाई होगी नहीं, और जब मार्केट की प्रॉब्लम का मार्केट आएगा, उस टाइम में आपको ग्लोबल की जो अनसर्टेनिटीज होंगी, फिर आप वो जो प्राइस डिक्टेट करेंगे उस प्राइस पे आप न्यूज प्रिंट खरीदेंगे। वही आज हो रहा है। आज आप $900 के ऊपर न्यूज प्रिंट खरीद रहे हैं और एक टाइम में आप $450 में खरीद रहे थे, और लोकल प्लेयर जब आपको 50-55 रुपए में बेचने के लिए आते थे तो आप उनको कहते थे चले जाओ, हम नहीं खरीदते हैं। तो ये एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है, उसको रियल प्रैक्टिस में होना चाहिए। नॉट कि आप अपना एडवांटेज देखने के लिए तो इंपोर्ट करेंगे, उस टाइम तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सफर करवाएंगे, और जब आप इंपोर्ट से सफर कर रहे हैं तब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए हल्ला करेंगे कि साहब आप पेपर क्यों नहीं दे रहे हो सस्ता। तो ये तो नहीं चल सकता। बिल्कुल सही सर। और देखिए कितनी बढ़िया जानकारी आपने दी, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इंडस्ट्री के साथ नहीं खड़े होंगे, भले ही आप यूज़र हैं उसके, तो कल इंडस्ट्री भी आपको क्या कहें, मतलब आपको झेलना पड़ सकता है इसे। मेहता सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छी इंसाइट्स देने के लिए, इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी से कितना फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में, और बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर सर नेक्स्ट क्वार्टर। फिर एक बार हम लोग अगले क्वार्टर में जुड़ेंगे नतीजों के बाद। तो जेके पेपर ने एक बहुत दिलचस्प हम लोगों को स्टोरी, जानकारियां दी कि पेपर इंडस्ट्री कैसे मूव हो रही है, किस डायनेमिक्स में चल रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा। एक बार फिर से और दो स्टॉक्स पे नजर डालिए, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुबह जब 10:30 बजे हमारा हैंडओवर हो रहा था वीरू से, तो उन्होंने कहा था यही दो स्टॉक है जिस पे आपको नज़र रखनी है, और वो भी नज़र रखे हुए। 29 रुपये ऊपर 1.25% करीब रिलायंस, और SBI भी नतीजों से पहले मजबूत ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन दो स्टॉक्स पे आगे चर्चा बनाएंगे वीरू और तमाम हमारे सहयोगी मिलके कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और रिलायंस पे स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप याद रखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने सलाहकार से राय ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यही दो स्टॉक इस समय मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वीरू, अनुज और हर्षिदा बनाएंगे स्ट्रेटजी।